अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी विद एहसान का चैनल। और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो डीएनए से ही रिलेटेड है। हम डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया और डीएनए जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो कर लिया था। तो आज हमारे पास जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के अंदर किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुआ होता है। बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए है या क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोल सकते हो। लेकिन जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसमें डीएनए कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, कैसे एक इतना बहुत बड़ा जो डीएनए है वो हमारे पास एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर समो गया है, तो वो कैसे फिट हुआ, वो पैकेज कैसे हुआ, उसके बारे में आज हमारा लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर से पहले एक चीज़ की मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूँ। और करेक्शन किस हवाले से कि जब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में मैंने एक बात की थी जो कि एक हवाले से ठीक थी, लेकिन उसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। और वो बात क्या है कि हमारे पास हमने कहा था कि ये क्रोमोसोम है और एक सेंट्रोमेयर है, तो इस पे आके मदर वाला क्रोमोसोम साथ लगता है। हमने ऐसी बात की थी। तो बात यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी है कि ये हमारे पास जो एक्स फॉर्म में क्रोमोसोम आता है, कौन सा, ये जो हम क्रोमोसोम देखते हैं वो इस फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर होता है। तो ये एक्स फॉर्म में जो क्रोमोसोम है ये हमेशा तब आएगा जब डीएनए रेप्लिकेट कर जाए। डीएनए क्या कर जाए? आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि कोई भी हमारे पास जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम था हमारे पास फादर की तरफ से आया और एक ये क्रोमोसोम था जो कि मदर की तरफ से है। तो ये हमारे अंदर प्रेजेंट है लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। हाँ, दोनों में सेंट्रोमर होते हैं। इसका अपना सेंट्रोमर है, इसका अपना सेंट्रोमर है, इसका अपना आर्म है, लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म, इसका भी अपना लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म जिसको हमने पी क्यू का नाम दिया था। वो दोनों के अपने अपने होते हैं। लेकिन वहाँ पे एक बात जो है वो थोड़ी सी मिसकंफ्यूज होगी कि हमने इस मदर वाले को उठा के इसके साथ जोड़ दिया था, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया था कि ये ऐसे जुड़े होंगे आपस में। तो ये ऐसे नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं, इनका सेंट्रोमेयर अलग होता है। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, बिलफर्ज ये हमारे पास फादर से या स्पर्म से आया हुआ, ये हमारे पास मदर से या एग से आया हुआ क्रोमोसोम है। ये दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर्स है। लेकिन ये एक्स की फॉर्म में कब आएंगे? ये एक्स की फॉर्म में आएंगे जब ये वाला क्रोमोसोम डिवीजन से पहले एस फेज में जाता है। तो एस फेज में डीएनए की होती है रेप्लिकेशन। तो बेसिकली डीएनए की रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? डीएनए की रेप्लिकेशन का मतलब है कि हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि क्रोमोसोम है हमारे पास डीएनए। तो उससे पहले जो उसके डीएनए के साथ जो प्रोटीन्स होती है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, दोबारा से वो ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो वो जो रेप्लिकेशन के बाद हमारे पास इसी क्रोमेटिन, इसी क्रोमोसोम की हमारे पास एक कॉपी भी इसके साथ अटैच हो जाती है। ऐसे समझ आ गए? तब ये हमारे पास एक्स की फॉर्म में, ये भी हमारे पास डुप्लीकेट होके एक्स की फॉर्म में आ जाएगा और ये वाला भी डुप्लीकेट होके एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो कंफ्यूजन थी वो अभी क्लियर कर दूं, मैंने सोचा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था कि ये फादर का और ये मदर का है, वो ऐसा नहीं है। ये हमारे पास दोनों फादर के होंगे, एक पेरेंट होगा और एक उसकी कॉपी होगी। इसी तरीके से जो मदर का क्रोमोसोम है हमारे अंदर, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है मदर का, वो भी हमारे पास अलग होगा। वो दोनों आपस में नहीं जुड़े होंगे, मतलब दोनों पेयर के फॉर्म ऐसे पड़े तो होंगे, एक मदर का और एक फादर का, लेकिन वो दोनों आपस में नहीं जुड़े होंगे। दोनों का अपना सेंट्रोमेयर होगा, इसका भी अपना सेंट्रोमेयर है, इसका भी अपना सेंट्रोमेयर है, इसके अपने टीलोमर है, इसके अपने टीलोमर है। फिर इसके अलावा जब ये कॉपी करेगा तो इसका एक एक्स फॉर्म इस तरफ चला जाएगा, ये कॉपी करेगा तो इसका एक्स फॉर्म इस तरफ आ जाएगा। तो तब भी हमारे पास जो क्रोमोसोम एक्स फॉर्म में होता है वो हमारे पास आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन बनता है। उससे पहले हमारे पास ये इसी तरह का, मतलब एक सेंट्रोमेयर है, एक उसका एक आर्म होगा, एक दूसरा आर्म होगा, इस तरीके से हमारे पास क्रोमोसोम होता है। ना कि रेप्लिकेशन से पहले क्रोमोसोम हमारे पास इस फॉर्म में कभी भी नहीं होता, इस फॉर्म में होता है। ये फादर का होगा, इसी के साथ पेयर में मदर का भी पड़ा होगा, वो आपस में नहीं जुड़े होंगे। तो वो जो क्लैरिफिकेशन इस वजह से कह रहा हूँ कि वहाँ पे हमने फादर और मदर को आपस में जोड़ दिया था, तो वो जुड़े हुए नहीं होंगे। जुड़े हुए ये इस फॉर्म में कब आएगा? जब डीएनए रेप्लिकेट कर जाए। तो उस वक्त जब क्रोमोसोम का पढ़ रहे थे तो हम रेप्लिकेशन कर चुके थे, ये काम डिवीजन में। तो सेल डिवीजन में नजर तो आपको क्रोमोसोम ऐसे आता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान फादर का अलग ऐसे नजर आता है, मदर का ऐसे अलग नजर आता है, क्योंकि ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर चुके हैं, इसकी कॉपी बन चुकी है, इसके डीएनए रेप्लिकेट कर चुके हैं, तब ये हमें एक्स की फॉर्म में नजर आता है। वैसे हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो एक्स की फॉर्म में नजर नहीं आता। तो पहले ये चीज जो है, ये क्लैरिफिकेशन हमारे लिए जरूरी थी, तो वो हमने कर ली। उसके बाद क्रोमोसोम के बारे में सब चीजें जो है हम पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में डिटेल से हमने इसको डिस्कस कर लिया था। आज हमारे पास इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है हमारे पास? इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या कि ये अगर ये क्रोमोसोम है, ये क्या है? एक
क्रोमोसोम है, बिलफर्ज ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, उसको छोड़ो, ये मैंने दोनों बनाए मतलब एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, सेल डिवीजन के अंदर ही हमें क्रोमोसोम नजर आएगा तो इट्स मीन कि वो रेप्लिकेटेड ही होगा। तो वो हमारे पास ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। एक और बात ये हमारे पास ये दोनों रेप्लिकेशन के बाद जो ये एक ही सेंट्रोमेयर पे दो क्रोमेटिड जुड़ेंगे ना, इसको हमने क्या कहते हैं, अलग से क्रोमेटिड है, ये अलग से क्रोमेटिड है। इन दोनों क्रोमेटिड को हम कहेंगे आपस में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्या कहेंगे, मतलब ये फादर का था एक क्रोमोसोम, उसकी रेप्लिकेशन बन गई, ये मदर का क्रोमोसोम था, उसकी भी रेप्लिकेशन बन गई। तो ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड ये आपस में है सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्या है हमारे पास है, सिस्टर क्रोमेटिड। जबकि ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स हो क्योंकि वो रेप्लिकेट कर गए। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होंगे, जो एक ही सेंट्रोमेयर पे आपस में जुड़े होंगे, दोनों एक, या तो दोनों फादर के होंगे या दोनों मदर के होंगे, या हम ऐसे कहेंगे दोनों या तो एग वाले होंगे या दोनों स्पर्म वाले होंगे। तो हमारे पास ये सिस्टर क्रोमेटिड है। आफ्टर रेप्लिकेशन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का जो कांसेप्ट आता है वो आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आता है। तो ये हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स है, और अगर इन दोनों, अगर ये दोनों आपस में, वो भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। जबकि ये वाला और ये वाला क्रोमेटिड आपस में होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये चीज भी समझ आ गई। उसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा अपने लेक्चर की तरफ, कि हमने कहा था कि जो हमारे पास डीएनए है वो क्रोमोसोम के अंदर इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, इस फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे को समझने से पहले हमें ये देखना है कि हमारा डीएनए हमारे सेल के अंदर कहाँ पड़ा हुआ है। तो सबको पता है कि जो डीएनए है वो सेल के बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। किसके अंदर पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो पड़े हुए हैं। लेकिन अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो वो क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़ा है। ऐसा ही है, थोड़ा सा हम न्यूक्लियस को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर मतलब ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ऐसा ही है। और इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और बाकी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसके अंदर क्रोमेटिन पड़ा हुआ है। ये चीज आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में डिटेल से जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने डीएनए को समझना पहले, तो सबसे पहले न्यूक्लियस वाला जो स्ट्रक्चर है चैप्टर 1 से उसको देखना है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म था जो कि डबल मेम्ब्रेन के अंदर है। बाहर जो मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच थे, ऐसी बात है, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच थे, तो ये बात का काम है। फिर इसके अंदर कुछ पोर्स थे जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते थे, और इन न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या था, ये चीजों को अंदर और बाहर लेकर जाते थे। बिलफर्ज हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस ने राइबोसोम्स बना लिए, क्या बना लिए, राइबोसोम्स, या फिर इसी डीएनए ने मैसेंजर आरएनए बना लिया। तो अब वो मैसेंजर आरएनए इन पोर से बाहर चला जाएगा, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में उससे फिर प्रोटीन्स बनेंगे, राइबोसोम्स के पास जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास इस डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की। तो वो न्यूक्लियोटाइड्स भी इन्हीं पोर्स के जरिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। तो जो हमारे पास डीएनए है वो बेसिकली कहाँ पे पड़ा हुआ है, विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म। किसमें पड़ा हुआ है, विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म। और हमने ये बात की थी कि जो क्रोमोसोम है और जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिन जो है वो हमारे पास एक ही बला के दो नाम है, बस डिफरेंट स्टेजेस पे उसके नाम डिफरेंट है, ठीक है। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, अगर कोई एक ऐसा सेल हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि डिवाइडिंग स्टेज में नहीं है, माइटोसिस या मियोसिस के स्टेज में नहीं है, बल्कि वो इंटरफेस के स्टेज में है, तो वहां पे हमें क्रोमोसोम नजर नहीं आएंगे। वहां पे जो हमारे पास डीएनए मटेरियल होगा वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होगा। क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। और व्हाट इज क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या था, क्रोमेटिन हमारे पास फाइन नेटवर्क था। क्या था हमारे पास, फाइन नेटवर्क है, मतलब नेटवर्क की फॉर्म में, मतलब वो एक जाल की फॉर्म में हमारे पास जो डीएनए था वो उलझे हुए धागों की तरह हमारे पास डीएनए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ था। उसको हमने क्या कहा, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कब में नजर आता है, जब इंटरफेज में हो, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तब हमें ये क्रोमेटिन की फॉर्म में नजर आता है। अगर उस क्रोमेटिन को भी देखें तो वहां पे बेसिकली दो रीजन होती है। क्रोमेटिन के अंदर भी अगर हम देखें तो दो रीजन होती हैं। एक को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, एक को क्या बोलते हैं हम, हेटेरोक्रोमेटिन, और दूसरा हमारे पास है यूक्रोमेटिन। दूसरा हमारे पास क्या है, यूक्रोमेटिन। अब हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में क्या फर्क है कि हेटेरोक्रोमेटिन में जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होता है। कंडेंस्ड का मतलब कि स्प्रिंग को तुम फुल जोर के साथ दबाओ तो हाईली कंप्रेस्ड हो जाता है। इसी तरीके से जो हेटेरोक्रोमेटिन है वहां पे डीएनए
हाईली कंडेंस्ड है, बहुत ज्यादा कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो आरएनए की पॉलीमरेज एंजाइम है या मैसेंजर आरएनए बनाने वाली एंजाइम है या जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो हेटेरोक्रोमेटिन में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे डीएनए हाईली कंडेंस्ड होता है। तो यहाँ पे क्या बात याद रखनी है कि हमारे पास हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर डीएनए क्या होगा, हाईली कंडेंस्ड। हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए क्या होगा, हाईली कंडेंस्ड, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होगा हमारे पास डीएनए। तो बहुत ज्यादा कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, इस रीजन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, मतलब इसमें कोई कोडिंग जीन्स बहुत मुश्किल से होते हैं, इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। इसकी वजह से ये जीन जो हमारे पास रीजन है हेटेरोक्रोमेटिन वाला रीजन है वो क्या होगा, नॉन एक्सप्रेस्ड। वो क्या होगा हमारे पास, नॉन एक्सप्रेस्ड, मतलब ये वाला रीजन है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के डीएनए से आरएनए जो बनता है, जो प्रोटीन का कोड निकलता है, उसके दौरान हेटेरोक्रोमेटिन वाला जो रीजन है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। एक बात याद रखो, देखो जब सेल इंटरफेस में होता है तभी तो सेल को बहुत सारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो करने होते हैं, उसको क्रेब साइकिल करना होता है, उसको ग्लाइकोलाइसिस करना होता है, उसको एंडोसाइटोसिस, उसको एक्सोसाइटोसिस, उसको सिग्नल ट्रांसडक्शन, उसको बहुत सारे काम कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए उनको चाहिए होते हैं एंजाइम्स। क्या चाहिए होते हैं, एंजाइम। तो फिर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हर वक्त जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होना चाहिए, हमारे सेल को ट्रांसक्रिप्शन करनी है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होगी मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा, उस मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक काम के लिए बनेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन तो जरूरी है, तो मतलब इंटरफेस में भी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का काम जारी होता है। लेकिन तो उस वक्त हमें क्रोमोसोम नजर नहीं आता, वहां जो डीएनए है वो तो क्रोमेटिन की फॉर्म में। तो क्रोमेटिन के भी दो रीजन है, एक वो रीजन जो हेटेरोक्रोमेटिन कहलाता है, हेटेरोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस्ड डीएनए रीजन होता है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब उससे हमारे पास वो स्पेसिफिक एंजाइम बनने वाला प्रोसेस नहीं होता, तो वो नॉन एक्सप्रेस्ड होगा। वो क्या होगा हमारे पास, नॉन एक्सप्रेस्ड रीजन। दूसरा हमारे पास रीजन है यूक्रोमेटिन। कौन सा है हमारे पास, यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन की ई से याद रखो कि ये एक्सप्रेस्ड रीजन है। ये कौन सा रीजन है, एक्सप्रेस्ड रीजन। एक्सप्रेस रीजन का मतलब क्या होगा कि यहाँ का जो डीएनए है वो लेस कंडेंस्ड होता है। क्या होता है, लेस कंडेंस्ड होता है। क्या वो जो स्प्रिंग है वो ढीला सा होता है, कि उसको थोड़ा सा भी खींचे तो उसकी जगह जगह पे हवा जो है वो मतलब थोड़ा सा खींच जाता है। तो खींचने की वजह से क्या है कि उसकी कुछ भी चीज, इवन जो बच्चे हैं वो अपना उंगली तक फंसा देते, तो इतना वो लेस कंडेंस्ड। इसी तरीके से जो डीएनए है वो भी यूक्रोमेटिन रीजन में लेस कंडेंस्ड होगा। तो लेस कंडेंसेशन की वजह से क्या है कि वहां पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स हैं, वो इजीली वहां पे अप्रोच कर सकते हैं, वहां पे घुस सकते हैं, उस जगह को टारगेट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, ये जो यूक्रोमेटिन है वो क्या था हमारे पास, हाईली कंडेंस्ड, जबकि जो यूक्रोमेटिन है वो हमारे पास लेस कंडेंस्ड है। क्या था, लेस कंडेंस्ड। तो इस लेस कंडेंसेशन की वजह से क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वगैरह जो है वो यहाँ पे आके ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। सो यूक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शन होगी। क्या होगी, यूक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शन होगी। तो यूक्रोमेटिन जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास एक्सप्रेस्ड रीजन है, जो जीन्स हैं जो कि किसी स्पेसिफिक एंजाइम को कोड करने वाले जो जीन्स हैं वो बेसिकली यूक्रोमेटिन वाले रीजन में पड़े होंगे। सो इट इज लेस कंडेंस्ड रीजन ऑफ डीएनए, लेस कंडेंस्ड रीजन ऑफ डीएनए। तो वो क्रोमेटिन, देखो क्रोमेटिन में क्यों बताया, क्योंकि क्रोमेटिन हमारे पास इंटरफेस में सारा हमारे पास क्रोमेटिन होता है, तो उसको भी तुम तो पता होना चाहिए कि इसके दो रीजन होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस्ड है, एक्सप्रेस नहीं होता, नॉन एक्सप्रेस्ड है, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। दूसरा रीजन उसका यूक्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन हमारे पास लेस कंडेंस्ड होता है और ये एक्सप्रेस्ड रीजन होता है, यहाँ पे जीन एक्सप्रेस होते रहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन अकर होती रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में जाता है तो यही हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन ये आपस में और ज्यादा जो है कंडेंस हो जाते हैं, हाईली कंडेंस हो जाते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। पहले तो ये पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ऐसे ये धागों की तरह बिखरे पड़े थे, एक ही धागा था जो उलझा हुआ धागा बिखरा पड़ा था। लेकिन जब वो डिवाइडिंग स्टेज में जाएगा तो वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, एक दूसरे को कस के गले लगा लेंगे ताकि वो एक प्रॉपर शेप में आ जाए। उस शेप को हम क्या कहते हैं कि डिवाइडिंग स्टेज में ये सारा क्रोमेटिन जो है वो आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। वो क्या आ जाता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो ये हमने क्रोमोसोम के स्टार्ट में ये चीज जो है वो कल देख ली थी कि हमने क्या कहा था कि जो क्रोमोसोम है वो बेसिकली हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है जो कि डिवाइडिंग स्टेज में नजर आता है। उसके बाद हमने क्रोमोसोम स्टार्ट किया था।
तो यहाँ पे हेटेरोक्रोमेटिन हो जो यूक्रोमेटिन उसका पता चल गया कि उसे क्रोमोसोम कैसे बनता है। अब हमने क्रोमोसोम को जो है वो 1 बाय 1 देखना है, ठीक है। क्रोमोसोम के बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इसके ऊपर ये जो क्रोमोसोम है इसमें ये डीएनए कैसे ऑर्गेनाइज हुआ होता है, ये चीज हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम कहां से स्टार्ट लेंगे, हम लेंगे डीएनए से स्टार्ट लेंगे और आखिर में जाके इस तरह की फॉर्म बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी वो चीज देखो। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक डीएनए है। क्या था हमारे पास, ये एक डीएनए था। इसका स्ट्रक्चर हमने डिटेल से समझ लिया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाले लेक्चर में। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेसिस होंगी, जिसके अंदर क्या थी, नाइट्रोजनियस बेसिस थी, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट हमारे पास ग्रुप था और साथ में पेंटोज शुगर थी। जो पेंटोज शुगर थी, राइबोज या डीऑक्सी वो और जो फॉस्फेट ग्रुप थे वो आपस में क्या बना रहे थे, बैकबोन ऑफ द डीएनए बना रहे थे। जबकि जो नाइट्रोजनियस बेसिस है जिसके अंदर बेसिकली 4 बेसिस थी, कौन कौन सी, गवानीन, एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये जो प्यूरिन पैरामिडिन की जो 4 बेसिस थी वो बेसिकली क्या थी, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कनेक्टेड थी और इनको आपस में 2 स्ट्रैंड्स को जोड़ रही थी। तो इस तरीके से हमारे पास एक पूरा डीएनए बनता जा रहा था। ये चीज हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में डिटेल से जो है ना वो डिस्कस कर लिया। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो हमने कौन कौन से लेक्चर देखने हैं। पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखना है। क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बाद तुम लोगों की मर्जी है, चाहो तो ये वाला जो अभी आप देख रहे हो ये वाला लेक्चर देखो या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखो। इन दोनों का आपस में इतना नहीं है, लेकिन अगर ये वाला पहले देखते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पहले देख लिया उसके बाद इसको देखना जो है ना वो मस्ट हो जाता है। तो ये जो डीएनए था इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर थे, 3 प्राइम 5 प्राइम, ये सारी चीजें क्या थी वो हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। जब ये डिस्कस किया, अब ये डीएनए हमारे पास बन गया, तो इसके बाद इस डीएनए के साथ क्या होगा, मतलब डीएनए के एक धागा जो है वो हमारे पास वजूद में आ गया। अब इस धागे के साथ मजीद क्या हो रहा है, ये जो धागा है ये कैसे कंडेंस होगा, ये कैसे ऑर्गेनाइज होगा, उस चीज को समझो। तो सबसे पहले काम क्या होता है कि जब भी ये डीएनए का देखो, डीएनए हमारे पास ये बन चुका है, ये डीएनए है। अब इस डीएनए ने कुछ प्रोटीन्स के ऊपर रैप अप होना है। क्या होना है, इसकी हिंट हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में भी दे दी थी, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो डीएनए है हमारे पास ये कुछ खास प्रोटीन्स होती हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर जिसके ऊपर ये रैप अप करेगा। जैसे एक बीड है, कोई गोला ले लो और उसके ऊपर कोई धागा 2 बार पलट दो, तो इसी तरीके से ये जो डीएनए है वो भी कुछ खास प्रोटीन्स होती है जिसके ऊपर ये लिपटता है। उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, उन प्रोटीन्स को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या है हमारे पास, हिस्टोन प्रोटीन्स। इस पूरे लेक्चर में देखो, ये जितना भी लेक्चर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और समझने वाला पार्ट हमारे पास यही है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या है कि जो क्रोमोसोम होता है बेसिकली ये चीज कि उसमें सिर्फ डीएनए नहीं होता, 40% डीएनए होता है। 40% क्या होता है, डीएनए, जबकि 60% हमारे पास यही हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। 60% क्या होंगे हमारे पास, ये हिस्टोन प्रोटीन्स होगी। अब इनका फायदा क्या होता है, क्योंकि ये इतना बड़ा हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रैंड बना हुआ है, जो थ्रेड बना हुआ है, जो धागा बना हुआ है, ये धागा जो है आपस में उलझ ना जाए तो उसको प्रॉपर हमने किसी चीज से लिपेटना होता है। तो उस लिपेटने के लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रोटीन्स होती है जिसको हम कहेंगे कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये हिस्टोन प्रोटीन्स के एक दूसरा जो अगर स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो इनको ऑक्टामर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टामर्स। अब ये ऑक्टामर्स क्या बोला है, तो ऑक्टामर्स को देखो, ऑक्टा का मतलब क्या होगा, 8, मर्स मतलब 8 कोई बॉडीज हैं, कोई 8 स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने मिलकर एक प्रोटीन बनानी होती है। तो वो 8 स्ट्रक्चर हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं। मतलब हिस्टोन की कोई 8 जो स्ट्रक्चर है, कोई 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन जो है वो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर के गिर्द हमारे पास लिपटेगा क्या, डीएनए। क्या लिपटेगा, डीएनए लिपटेगा। सो ऑक्टामर की बात समझ आ गई। अब हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम अंदर की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास होता है एक H2A। क्या होता है हमारे पास, ये भी प्रोटीन है, H से मतलब हिस्टोन प्रोटीन, H हिस्टोन प्रोटीन 2A। उसके बाद H2B, क्या हमारे पास H2B, एक हमारे पास होता है H3 और एक होता है H4। ठीक है, ये 4 तरह के जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं या प्रोटीन्स हैं। तो उन प्रोटीन मिलकर हिस्टोन प्रोटीन, ये सारे हिस्टोन प्रोटीन के डिफरेंट पार्ट्स हैं या इनको डिफरेंट डोमेन्स कह दो।
तो वो हमारे पास बनाएंगे हिस्टोन प्रोटीन। अब हमने कहा कि हिस्टोन प्रोटीन में तो 8 स्ट्रक्चर होते हैं, ये तो 4 हैं, तो हर स्ट्रक्चर हमारे पास डबल डबल होता है। क्या होता है? डबल डबल। कि एक हमारे पास अगर ये एक स्ट्रक्चर है तो इसी के साथ एक और स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास 2 हो गए H2O। इसी तरीके से हमारे पास 2 हो जाएंगे H2B। इसी तरीके से 2 हो जाएंगे हमारे पास H3 और 2 हो जाएंगे हमारे पास H4। इस तरीके से एक प्रोटीन बन जाएगा। इस प्रोटीन को बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे हम? हिस्टोन प्रोटीन, जो कि ऑक्टामर है। अगर इसको गौर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 8 हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उन्होंने मिलकर एक स्ट्रक्चर, एक गोला सा बना दिया, एक बीड सा बना दिया। उस बीड को हम क्या कहेंगे? हिस्टोन प्रोटीन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? हिस्टोन प्रोटीन। और इन हिस्टोन प्रोटीन, देखो प्रोटीन है तो इट्स मीन कि ये अमीनो एसिड से बना। प्रोटीन किसी से मिलकर बनता है? अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर भी अगर हिस्टोन प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से मिलकर बने होंगे, लेकिन यहाँ पे बड़े स्पेशल टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो है वो बहुत ज्यादा होंगे हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर स्पेशल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइसीन है, एक क्या है? लाइसीन, दूसरा आर्जिनिन। अब ये जो लाइसीन और आर्जिनिन है, यही अमीनो एसिड जो है वो इस प्रोटीन में बहुत ज्यादा होते हैं, बार बार रिपीट हुए होते हैं, लंबे लंबे इनके थ्रेड्स होते हैं लाइसीन और आर्जिनिन के, जो मिलकर हिस्टोन प्रोटीन्स बनाएंगे। लेकिन इन लाइसीन और आर्जिनिन ही क्यों? तो ये जो लाइसीन और आर्जिनिन है ये बेसिकली बहुत ज्यादा पॉजिटिव अमीनो एसिड्स है। क्या है? पॉजिटिव अमीनो एसिड्स। हमने कहा था ना कि ये हमारे पास क्या है? बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। क्या है हमारे पास? बेसिक अमीनो एसिड्स ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। मतलब बेसिक अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे पास लाइसीन की बात करें, चाहे हम किसकी बात करें, किसकी बात करें, अर्जिनिन की बात करें, ये दोनों हाईली पॉजिटिव अमीनो एसिड्स हैं। इस बात को समझो, ठीक है? ये दोनों क्या हमारे पास हाईली पॉजिटिव अमीनो एसिड्स हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वो 8, क्या है हमारे पास? वो 8 हिस्टोन के जो ये वाले प्रोटीन्स थे, ये मिल गए और ये सारे जो है वो हाईली पॉजिटिव है। वो क्या है हमारे पास? हाईली पॉजिटिव है। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इस चीज को समझो। अब जो डीएनए है, डीएनए के अंदर हमने स्ट्रक्चर में क्या बात की थी कि इसके अंदर होता है फास्फेट का ग्रुप। डीएनए के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? फास्फेट का ग्रुप। और फास्फेट का ग्रुप क्या था? पी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ऐसा ही है। तो वो ओ नेगेटिव मतलब इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए क्या है हमारे पास? नेगेटिवली चार्ज है। ये डीएनए था, डीएनए बेसिकली हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज उसको कौन सा पोर्शन है? ये जो बैकबोन है। क्या है? ये जो बैकबोन है वो हाईली नेगेटिव चार्ज है, जबकि जो हमारे पास क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स है वो हाईली पॉजिटिव चार्ज है। तो अब खुद देखो, केमिस्ट्री में देखो, अगर इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री की भी बात करते हैं तो हर जो पॉजिटिव चीज है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो इसकी वजह से ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल है, जब वो इन पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स के पास आते हैं तो इनके ऊपर चिपक जाता है। इनके ऊपर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और इस तरीके से दो बार जो है रैप अप हो जाता है, लिपट जाते हैं उससे। क्यों लिपट जाते हैं? ऑटोमेटिकली क्यों लिपटता है? क्योंकि हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो हाईली पॉजिटिव है, जबकि जो डीएनए है वो हाईली नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के, और ये जो डीएनए है वो उस बीड के गिर्द, वो हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द क्या हो जाता है? लिपट जाता है। क्या हो जाता है? लिपट जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है? कई हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स के ये स्ट्रक्चर्स होंगे। देखो, एक डीएनए था, वो डीएनए हमारे पास एक हिस्टोन प्रोटीन की गिर्द लिपट गया। हिस्टोन प्रोटीन की गिर्द क्या हुआ? लिपट गया। फिर उसके बाद वो दूसरे हिस्टोन प्रोटीन की गिर्द लिपट जाएगा, फिर तीसरे हिस्टोन प्रोटीन की गिर्द लिपट जाएगा। तो हमारे पास एक रस्सी सी बन जाएगी जिसके ऊपर कई बीड्स भी लगे होंगे। क्या होंगे? या देखो ना, जैसे कोई स्ट्रिंग है, कोई रस्सी, और उसके ऊपर तुम लोगों ने बीड्स रख दिए, तो उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, तो उसमें यही बताना है कि हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द जो डीएनए है वो ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस वो उसके गिर्द रैप अप हो जाता है। और रैप अप होने की वजह से क्या है? लिपटने की वजह से क्या होगा कि वो एक स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स जैसी
वो क्या प्रोवाइड करेंगे, एक शेप सी प्रोवाइड करेंगे जिसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग शेप बोलते हैं या बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये चीज तो यहाँ पे थी। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है कौन से वाला, ये जो हमारे पास हिस्टोन था, क्या था, हिस्टोन, और इस हिस्टोन के ऊपर डीएनए रैप अप हुआ था। इस स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को कि मतलब हिस्टोन प्रोटीन प्लस द रैप अप डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोसोम। समझ आ गई। ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए इज कॉल्ड, ये जो एक बीट सा जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। और ये जो न्यूक्लियोसोम, कई न्यूक्लियोसोम मिलके एक स्ट्रिंग सी बनाएंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। ये बात समझ आ गई कि हमारे पास पहले डीएनए था, फिर वो प्रोटीन्स के ऊपर रैप अप हुआ तो उसने न्यूक्लियोसोम बना लिए। फिर वो कई न्यूक्लियोसोम जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द अब क्या करना शुरू कर देंगे, कॉइल होना शुरू। इसके बाद सारी कॉइलिंग ही है, अगेन एंड अगेन कॉइलिंग होगी, अगेन एंड अगेन, मतलब उसको खींचते जाओ, किसी के लिपेटते जाओ। तो छोटी सी स्ट्रिंग बना लो, फिर एक स्ट्रिंग को उठा के दूसरे पे लपेटो, फिर वो दोनों उठा के उनको बाकी दो पे लपेटो। तो मतलब आपस में सुपर कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होती जाएगी और ये चीज बनती चली जाती है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, हिस्टोन और डीएनए को मिलकर हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। फिर ये स्ट्रिंग से बनाएंगे जिसको न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, हमारे पास ये जो ग्रीन ग्रीन सा नजर आता है, अब भी कहेंगे कि खत्म क्यों नहीं हो रहा, तो खैर है, ये चीज देख लो। ये हमारे पास जो ग्रीन ग्रीन सा नजर आता है ये भी हिस्टोन का ही एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन को बोलते हैं लिंकर प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, लिंकर प्रोटीन। और इसका जो नाम है वो है H1। क्या है हमारे पास, H1 हिस्टोन प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो हमसे क्यों में आ सकता है कि H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका बेसिक काम क्या है, तो उसका बेसिक काम है दो न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंक करना। अब ये जो लिंकर प्रोटीन है ना H1, इसके साथ भी डीएनए होगा, उस डीएनए को बोलते हैं लिंकर डीएनए। उसको क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। अब एक हमारे पास न्यूक्लियोसोम का ये स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियोसोम का ये स्ट्रक्चर है। इन दोनों न्यूक्लियोसोम्स को आपस में लिंक किसने किया होता है, लिंकर डीएनए और लिंकर प्रोटीन है। ये जो तुम लोगों को नजर आ रहा है, ये जो लिंकर प्रोटीन है ये बेसिकली कौन सा प्रोटीन होता है, H1 प्रोटीन, या इसको हिस्टोन 1 प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोन 1 प्रोटीन। तो एमसीक्यू की एक चीज याद रखो कि जो लिंकर प्रोटीन होता है वो बेसिकली H1 प्रोटीन है। बाकी जितने हमारे पास H2A, H2B, H3, H4 वो सारे क्या है, वो ऑक्टामर को बनाते हैं। वो जो न्यूक्लियोसोम का ऑक्टामर है, जो हिस्टोन का ऑक्टामर है, उसमें वो वाले इन्वॉल्व है। H1 जो है वो हमारे पास दो न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंक कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, लिंक कर रहा होता है। तो हमारे पास हो गया, हमारे पास न्यूक्लियोसोम जो स्ट्रिंग है वो समझ आ गई होगी। अब बताने का मकसद ये न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन वाला जो स्ट्रक्चर है या जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की क्या मुझे जरूरत थी, तो उसकी बेसिक जरूरत है जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, या भी इसमें बता दूं। लेकिन कहीं इनहेरिटेंस में या किसी और जगह आपको ये चीज जो है ना फिर दोबारा से समझनी पड़ेगी। और वो क्या है, किसमें ये इन्वॉल्व होता है, ये जो हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट है ये इन्वॉल्व है हमारे पास एपिजेनेटिक्स में। किसमें इन्वॉल्व है, एपिजेनेटिक्स में। बेसिकली एपिजेनेटिक्स ऐसी फील्ड है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे जो जीन्स की रेगुलेशन है, किसी जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन या उसकी ट्रांसलेशन या मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन या किसी जीन की कोडिंग डिकोडिंग जो है वो कैसे कंट्रोल होती है, वो एपिजेनेटिक्स में इस चीज को हमने देखना होता है। तो ये जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रिंग ये काफी इंपॉर्टेंट है, या जो हमारे पास ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है और जो हमारे पास डीएनए इसके गिर रैप हुआ होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एपिजेनेटिक्स में। कि हम किसी भी हमारे पास जो जीन है उसको रेगुलेट करने के दो तरीके हैं। क्या अब देखो, जीन बेसिकली क्या है, सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है हमारे पास, बेसिकली डीएनए है। तो या तो हम डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं, डीएनए को कंट्रोल करेंगे, या फिर ये डीएनए जिन प्रोटीन्स के गिर्द रैप अप हुआ है उसको हमने देखना है। तो मॉडिफिकेशन जो है हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास डीएनए की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। किस चीज की, डीएनए की। एक हमारे पास डीएनए की मॉडिफिकेशन है, दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं हिस्टोन्स की, हिस्टोन प्रोटीन मॉडिफिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन मॉडिफिकेशन।
अब ये दो तरीके हैं मॉडिफिकेशंस के। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ, किसी चीज़ के डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखो कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को समझना। अब डीएनए है, कोई हमारे पास कोई भी एक डीएनए के सेगमेंट मैंने उठा लिया, तो ये डीएनए बेसिकली किस चीज़ का बना है, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। कौन कौन से है, ए, सी, जी और टी है। तो यहाँ पे देखो हमें टारगेट करना होता है सीजी न्यूक्लियोटाइड्स को, सीजी सीजी सीजी। इन न्यूक्लियोटाइड्स को टारगेट किया जाता है और इन न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर ऐड कर दिया जाता है CH3 का ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐड किया जाता है, CH3 का ग्रुप ऐड किया जाता है इन न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। डीएनए के अंदर ही इन न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर क्या ऐड कर दिया जाता है, CH3 का ग्रुप। तो CH3 के ग्रुप के एडिशन की वजह से क्या होगा कि कोई आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है। अब वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, एक जो जीन होगा उसका मैसेंजर आरएनए बाहर लेकर जाएगा। तो जब यहाँ पे उस जीन के ऊपर या उस सीक्वेंसेस पे CH3 लगा होगा तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हम ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेंगे। एक तरीका क्या है, डीएनए को मॉडिफाई कर दो बाय एडिंग ऑफ CH3 ग्रुप्स। इसको बोलते हैं डीएनए मिथाइलेशन। इसको क्या बोलते हैं, डीएनए मिथाइलेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम डीएनए की मिथाइलेशन। क्या हम उसमें डीएनए के ऊपर CH3 का ग्रुप ऐड कर दें, तो उस CH3 का ग्रुप कहाँ पे बेसिकली ऐड किया जाता है, सीजी जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है वहां पे ऐड किया जाता है और उनकी एडिशन की वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती। एक तो यही तरीका है। दूसरा ये है कि देखो एक तो ये डीएनए है, अब इसी क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है और वो प्रोटीन्स कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हम हिस्टोन प्रोटीन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हिस्टोन प्रोटीन को मॉडिफाई करने का हमारे पास दो तरीके हैं। बेलफर्ज ये हमारे पास एक डीएनए है, क्या हमारे पास एक डीएनए और इसके गिर्द अंदर जो है हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स पड़ी हुई है। क्या है, अभी इस हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द ये डीएनए रैप अप हुआ है। तो देखो हमने बात क्या की कि हिस्टोन जो प्रोटीन्स है वो हाईली पॉजिटिव है, डीएनए हाईली नेगेटिव है। तो ये एक दूसरे को बड़े कस के इन्होंने गले लगाया होता है, बड़े कस के आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका आपस में कनेक्शन होता है। तो इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की वजह से क्या है कि इस डीएनए को इस प्रोटीन से जो है, ये अंदर प्रोटीन और ये डीएनए, इनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उनको थोड़ी सी खाली जगह चाहिए होती है ताकि वो वहां बैठे, वहां डीएनए को खोले, वहां से कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड से हमने जो कोडिंग स्ट्रैंड है वहां से मैसेंजर आरएनए बना के बाहर ले जाए। तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज के लिए जगह चाहिए होती है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इसके यहाँ पे इंटर कर सके। बिल्कुल हमारा जो जीन है वो यहाँ पे इस सेक्शन में पड़ा हुआ है। तो इस सेक्शन में अगर जीन पड़ा तो उसको रीड करने के लिए जरूरी है कि ये जो इनके अंदर जो बॉन्ड है, ये जो अट्रैक्शन है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो वो अट्रैक्शन को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए किया जाता है एसिटाइल ग्रुप की एडिशन। क्या, एसिटाइल ग्रुप ऐड किया जाता है। वो एसिटाइल ग्रुप ऐड किया जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर एसिटाइल ग्रुप ऐड करने से क्या होगा कि जो डीएनए और हिस्टोन के आपस की जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्शन है, जो उनकी बॉन्ड की क्या है, मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। थोड़ी सी कम होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास ये जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए इसके दरमियान थोड़ा सा गैप पैदा हो जाएगा। उस गैप के पैदा होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा और इस चीज को ट्रांसक्रिप्ट कर जाएगा। तो इस एसिटाइलेशन की वजह से ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। एसिटाइलेशन की वजह से क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हिस्टोन एसिटाइलेशन। इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन एसिटाइलेशन। ये बात समझ आ गई। हिस्टोन एसिटाइलेशन की वजह से क्या होगा कि हमारे पास वो जो हिस्टोन और डीएनए के आपस में जो अट्रैक्शन थी वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी, तो आरएनए पॉलीमरेज की जगह बन जाएगी और उस जगह को ट्रांसक्रिप्ट कर लेगा। अगर हमें इस प्रोसेस को रुकवाना है तो हमें कौन सा एंजाइम ऐड कर देना है, डी एसिटाइलेज। कौन सा एंजाइम ऐड करना है, डी एसिटाइलेज। डी एसिटाइलेज क्या करेगा, वो हमारे पास एसिटाइल के ग्रुप को रिमूव कर देगा। तो एसिटाइल के ग्रुप की रिमूवल की वजह से क्या होगा कि इनके जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इनके आपस में बॉन्ड दोबारा से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो स्ट्रांग की वजह से दोबारा इनका गैप खत्म हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन अब नहीं हो पाएगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं हिस्टोन डी एसिटाइलेशन। उसको क्या बोलेंगे, हिस्टोन डी एसिटाइलेशन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए है। जो हिस्टोन एसिटाइलेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन को होने देती है, जबकि डी एसिटाइलेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को रोकती है। इसी तरीके से एक और तरीका कार है कि हमारे पास देखो हिस्टोन प्रोटीन है जिसके गिर्द डीएनए रैप अप हुआ। अगर इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हम CH3 ऐड कर दें, देखो यहाँ पे CH3 ऐड कर रहे थे डीएनए के ऊपर, यहाँ पे हमने CH3 ऐड किया हिस्टोन के ऊपर। तो अगर एक CH3 ऐड करेंगे तो उसका इफेक्ट और एसिटाइल का इफेक्ट सेम होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को होने देगी। लेकिन अगर हम एसिटाइल के ग्रुप 2-3 ऐड कर दें
तो उसका इफेक्ट और डीएसिटाइलेशन का इफेक्ट सेम हो जाएगा। तो मिथाइलेशन, इसको हिस्टोन मिथाइलेशन बोलते हैं क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है CH3 ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है। तो हिस्टोन मिथाइलेशन अगर वन टाइम हो, मतलब एक ही हमारे पास मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए, तो फिर वो ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करेगी, बल्कि उसको इनहांस करेगी। लेकिन अगर मिथाइलेशन, हिस्टोन मिथाइलेशन 2 to 3 टाइम्स हो, 2-3 ग्रुप उसमें ऐड हो जाए, तो जितनी मिथाइलेशन ज्यादा होती जाएगी उतनी सप्रेशन बढ़ती जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन सप्रेस होता चला जाएगा, वो जो आरएनए पोलिमरेज है उसकी एक्सेस कम होती चली जाएगी। तो ये हमारे पास जो रेगुलेशन है, ये जो एपिजेनेटिक्स है, इसको समझने के लिए जरूरी है कि तुम लोगों को न्यूक्लियोसोम का पता हो कि हिस्टोन और डीएनए आपस में कैसा रिलेशन है। ये चीज सारी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जो चीजें हैं वो उनको खुद ही देख लो, वो कोई मुश्किल नहीं है। वो क्या है कि ये जो न्यूक्लियोसोम के बीड्स हैं हमारे पास, ये जो न्यूक्लियोसोम है वो न्यूक्लियोसोम अपने ही कॉइल के, जो अपने ही एक्सिस के गिर्द कॉइल होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक रस्सी को तुम लपेटते जाओ जो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, फिर उसी रस्सी को उठा के दोबारा अपने गिर्द लपेटना शुरू कर दो। तो इसी तरीके से ये जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग है वो लिपिड के ये वाले स्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये दोबारा से अपने एक्सिस के गिर्द थोड़ा सा लिपट के इस तरीके से जो हमारे पास लूप से बनाएंगे, लूपी सा स्ट्रिंग बनाएगा। अब ये हाईली कंडेंस्ड होता है बेसिकली, लेकिन ये लूपी सा स्ट्रिंग जो बनाएगा क्रोमेटिन फाइबर, इसको बोलते हैं हम सुपर कॉइल। इसको क्या बोलते हैं? सुपर कॉइल स्ट्रिंग, या फिर इसको सोलिनॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोलिनॉइड। तो अब ये सोलिनॉइड जो है वो दोबारा से फिर लिपट के हमारे पास एक पूरा क्रोमेटिड बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रोमेटिड बनाएगा। और क्रोमेटिड क्या है? क्रोमेटिड हमारे पास पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे। तो यहाँ पे देखो 2 नैनोमीटर वाला डायमीटर, जब न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बनाया तो उसकी डायमीटर 10 नैनोमीटर हो गई। फिर उस न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग ने जब क्रोमेटिन फाइबर बनाया तो उसकी जो डायमीटर है वो 30 नैनोमीटर हो गई। फिर उस क्रोमेटिन फाइबर ने जब हमारे पास ये सुपर कॉइल स्ट्रिंग बनाया तो उसकी जो हमारे पास विड्थ है, जो हमारे पास डायमीटर है, वो 300 नैनोमीटर हो गई। और वो 300 नैनोमीटर ने क्रोमेटिड बनाया तो क्रोमेटिड की जो हमारे पास डायमीटर है वो 700 नैनोमीटर तक चला गया। तो ये चीजें जो है ना इस तरीके से आपस में हो गई है पैकेज। क्या हो गई है? पैकेज हो गई एक दूसरे के साथ, मतलब हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में पैकेज हो गई, एक जगह पे समो गई है। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट डीएनए के ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्रोमोसोम के ऑर्गेनाइजेशन के। एक डीएनए से लेकर एक क्रोमोसोम के बीच वो डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में कैसे आता है, वो सारी चीजें जो है वो आज के लेक्चर में हो गई है डिस्कस। इससे पहले हमने देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट था, उसके पे अलग लेक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बाद डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि डीएनए ही नहीं तो रैप अप होना है, तो वो एक अलग से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर अलग से लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के एतबार से। उसके बाद जो डीएनए के बाद अगर ये हिस्टोन प्रोटीन है तो वो इस लेक्चर में बता दिए कि हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली कैसे होती है, उसके ऊपर डीएनए कैसे रैप अप करता है। तो वो रैप अप करते 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 जब वो क्रोमेटिड उसने बना लिया तो हमारे पास आखिर में क्रोमेटिड बन गया। क्रोमेटिड जो है वो बेसिकली क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोमोसोम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, उस पर हमारा अलग से लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। उस चीज को फिर ये डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, डुप्लीकेट कैसे करता है, उस पर अलग से लेक्चर है डीएनए के रेप्लिकेशन पे। ये सारे जो लेक्चर है हमारे पास इंटरकनेक्टेड है। काफी कोशिश की कि जितने भी लेक्चर्स हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि नीट के हवाले से, ईटा के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से, किसी भी एंट्री टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट कोई एमसीक्यूज अगर पूछे जा सके या कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो तुम लोगों को जहन में वो कॉन्सेप्ट हो गए, काम इस तरह कैसे हो रहा है। जब कॉन्सेप्ट सही से जहन में होगा तो उसके बाद तो एमसीक्यूज को जो है ना वो डिटेक्ट करना या उसको एग्जामिन करना काफी इजी हो जाता है उस चीज़ों को। तो होप्स सो आप लोगों को ये जो क्रोमोसोम या डीएनए की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी समझ आ गई है। तो अगर आ गई है तो चैनल तुम लोगों को अपना है, जो इसके साथ मर्जी करो, और मुझे दुआ में याद रखो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।